So student, we were learning about Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स देखे थे। ये शुरू के दो टॉपिक्स हम देख चुके थे इससे पहले वाली क्लास के अंदर। आज जो हम शुरू करेंगे वो वॉइड एग्रीमेंट्स से परफॉर्मेंस देखेंगे, ब्रीच देखेंगे, ब्रीच की रेमेडीज, और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम देखेंगे। इसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन देख लिया था, एसेंशियल्स देख लिए थे। आज हमारे लिए देखना वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट क्या है? ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ इजाजत नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, एनफोर्स नहीं करता है। ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ परमिट नहीं करता है, वो सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होते हैं। क्या बता रहे हैं इसके लिए, देखते हैं, चलिए। कहना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, स्मॉल जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, void agreement, a void agreement is one which is not enforceable by law, which is not enforceable by law, यानी जिसको लॉ परमिशन नहीं दे रहा है, जिसको लॉ बोल रहा है कि ऐसा करना गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है, ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स टाइप्स दे रखे हुए हैं यहाँ पे नीचे, वो बताएंगे। वॉइड एग्रीमेंट का क्या और आगे देख रहे हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। वॉइड एग्रीमेंट कोई भी लीगल राइट या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी जो है वो नहीं क्रिएट करते हैं कि हमें ये करना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। हमारी ड्यूटी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट को करें, क्योंकि जब वॉइड एग्रीमेंट अपने आप में एनफोर्सेबल है ही नहीं, लॉ इनको बनाने की करने की परमिशन ही नहीं दे रहा है, तो हम इसको जो है वो हमारे पास राइट भी नहीं है, ड्यूटी भी नहीं है, ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि हम इन एग्रीमेंट को कैरी आउट भी करें, इन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट भी करें, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट और बताएं तो क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एड एब इनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब दैट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जो कि शुरू से ही बिल्कुल व्यर्थ हो, वॉइड हो, बेकार हो, जो कि शुरू से बिल्कुल ही वॉइड हो। यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट दे रहे हैं जो कि एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। यानी आप जहां पर भी ऐसे एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएं कि ये एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। जैसे कि एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, हमने पीछे पढ़ा था इनकम्पिटेंट पार्टीज मतलब ऐसी पार्टीज जिनके पास जो है वो पावर ही नहीं है, या जो है वो साउंड माइंड की नहीं है, या जो है मैच्योरिटी एज को नहीं आई है। ऐसी पार्टीज अगर कोई एग्रीमेंट कर रही हैं तो वो पहले से ही वॉइड एग्रीमेंट होगा। यानी अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर रहा है, कोई माइनर अगर एग्रीमेंट में आ रहा है, शामिल हो रहा है, तो उस एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट पहले से ही बताएंगे, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट पार्टी के अंदर आता है। या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो अगर ऐसा एग्रीमेंट करता है तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट में आता है। दूसरा बता रहे हैं, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जानबूझ करके गलती करी गई हो, फैक्ट की, हकीकत की गलती करी गई हो जानबूझ करके, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट कराएंगे। थर्ड बता रहे हैं, एग्रीमेंट वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इन अनलॉफुल, मतलब जहां पर क्या अगर कोई कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है, अनलॉफुल और अनलॉफुल हो रहा है। यानी कोई एग्रीमेंट हमने करा कि इस एग्रीमेंट के लिए हम आपको कंसिडरेशन के तौर पर या कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर हम आपको जो है वो कोई इलीगल वेपन देंगे, या कोई इलीगल या ऐसी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है देंगे, तो वो चीज जो है वो वॉइड रहेगी। नेक्स्ट बता रहे हैं, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। हमने जैसा यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि एग्रीमेंट में जो है कंसिडरेशन होना जरूरी है, एक एसेंशियल पार्ट है। तो अगर एग्रीमेंट बगैर कंसिडरेशन के अगर बन रहा है तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। यानी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन भी होना जरूरी है, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट होगा तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। एग्रीमेंट इज reinstatement ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहा है, मना कर रहा है। रीइंस्टेंट के मीनिंग और देख लिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या आ रहा है। रीइंस्टेंट में बोल रहा है
जो कि सेल्फ कंट्रोल, यानी आप खुद ही कंट्रोल में रखा, आपने उसको जो था वो दूसरे को पावर नहीं दी। काय की पावर नहीं दी? लीगल प्रोसीडिंग करने की पावर जो थी वो नहीं दी। लीगल प्रोसीडिंग करने की पावर जो थी वो अपने पास रखी या पावर रोक ली। तो ऐसे एग्रीमेंट भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट कराएंगे। बता रहे हैं एग्रीमेंट विच मीन्स टू बी अनसर्टेन, ऐसे एग्रीमेंट जो कि हो ही नहीं सकते, अनसर्टेन है, जो कि पूरा ही नहीं हो सकता, तो ऐसे एग्रीमेंट बनाना करना भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट कराएंगे। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, अगर ऐसे एग्रीमेंट जो कि वेग हो, वो भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होंगे। वेगर के लिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर? वेगर के लिए बता रहे हैं जैसे कि गैम्बल या फिर कोई बैटिंग करना, ठीक है, तो बैटिंग के, गैम्बलिंग के, जुए जुए वगैरह के एग्रीमेंट करना, ये सब इलीगल होगा, क्योंकि जुआ खेलना जो है वो इलीगल होता है। इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट भी करना क्या होंगे? इलीगल एग्रीमेंट होंगे। शुरू से ही उनको कहा जाएगा वॉइड एट एब इनिशियो, यानी ये शुरू से ही बेकार है, वेयर से, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। लास्ट बता रहे हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसे एक्ट, ऐसे काम करना जो कि इम्पॉसिबल हो। तो जो इम्पॉसिबल एक्ट के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी वॉइड होंगे। सो स्टूडेंट ये वॉइड एग्रीमेंट के लिए था यहाँ पर। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमें नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लेना। तो ऐसे ही बता रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आपने जो पार्टीज ने भी जो कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो गई। तो यहाँ पे बता रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस मींस फुलफिलमेंट और कंप्लीशन ऑफ द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहते हैं ड्यूटी को, विच वन पार्टी हैज टुवर्ड्स द अदर पार्टी, एक पार्टी जो दूसरे पार्टी के प्रति कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी रखता है और वो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी जो है वो पूरी कर देता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बता रहे हैं सेक्शन 37 में दो तरीके से जो है वो टू टाइप से जो था वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है। आइदर बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा परफॉर्मेंस हो सकती है, या फिर बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह देते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह देते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को। पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख लें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब बोल रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी एक्चुअली आप जो है अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं यानी कैरी आउट कर रहे हैं। विच अ पर्सन हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म, यानी जो कि एक पार्टी ने पूरा करने के लिए जिम्मेदारी ले रखी हुई है, ड्यूटी ले रखी हुई है, तो वो एक्चुअली परफॉर्म कर रही है। There is no other task which he is obliged to do under the act, और कोई दूसरा एक्ट जो था वो और कोई दूसरा टास्क बचा नहीं, उसने अपने टास्क पूरे कर लिए, तो यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। आपने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस का हो गया। he is said to have made the actual performance of the contract, यानी उसने अगर अपने टास्क पूरे कर लिए तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है, देखते चलिए। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, इसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह देते हैं या ऑफर टू परफॉर्मेंस भी कह देते हैं। इन सर्टेन सिचुएशन द promiser offer performance of his obligation under the contract at the proper time and place, but the promisor is refused to accept the performance। क्या होता है यहाँ पर, प्रॉमिसर तो तैयार हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए राइट टाइम राइट प्लेस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जो है रेडी हो जाता है, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, ऑब्लिगेशन कहते हैं ड्यूटी को, ड्यूटी पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रॉमिस ही मना कर देता है, यानी दूसरी पार्टी जो है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं कि उसको परफॉर्मेंस नहीं करना है। तो ऐसे को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि आपने अटेम्प्ट तो करा लेकिन अदर पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं करा या रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्टेंस को, तो ऐसे हम बोलेंगे इसको टेंडर परफॉर्मेंस। वेयर ए वैलिड टेंडर इज मेड एंड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी, कहना है कि वैलिड टेंडर आपने, लेकिन आपने परफॉर्मेंस कैसे दिखाई थी, आपने परफॉर्मेंस वैलिड दिखाई थी, वैलिड परफॉर्मेंस आपने दिखाई लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं ली, प्रॉमिसर ने मना कर दिया। शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, द प्रॉमिसर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, कह रहे हैं ऐसे वाली सिचुएशन में क्या होगा,
The promisor shall not be responsible for non-performance and he does not lose his right under the contract. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिसर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसने अपने राइट टाइम राइट प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोशिश करी थी, लेकिन प्रॉमिस ही ने रिफ्यूज कर दिया था। तो ऐसे वाले अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई थी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ब्रीच। ब्रीच कहते हैं ब्रेक करने को। ब्रीच कहते हैं ब्रेक करने को। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट लिया, दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट करा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड और ब्रोकन व्हेन एनी ऑफ द पार्टीज फेल टू रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी मना कर देती है या फेल हो जाती है उस परफॉर्मेंस को कैरी आउट करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को कैरी आउट करने के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट्स लीगल कॉज ऑफ एक्शन। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा? कुछ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं एक पार्टी या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। क्या होते हैं ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? दो तरीके से हो सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम ये देख रहे हैं सबसे पहले कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड। कैसे हो सकता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसके दो तरीके हैं। एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, यानी उस टाइम पर जिस टाइम पर परफॉर्मेंस करनी थी और आपने उस टाइम पर ब्रीच कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन दूसरा बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म, यानी जब परफॉर्मेंस का वक्त आया, जब परफॉर्मेंस का वक्त आया तो एक पार्टी या कोई दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया या वो फेल हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं ना वन पार्टी, और ये देखें वन पार्टी और अदर पार्टी refuses to perform his obligation by express और implied act। या तो expressly उसने मना कर दिया या impliedly जो था वो पता चल रहा है कि वक्त आ गया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करी जा रही है, ये implied हो गया कि टाइम आ गया लेकिन जो था वो परफॉर्मेंस नहीं दी गई, यानी ये implied act के जरिए पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे पहले से ही पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे कि एंटिसिपेशन क्या हो जाता है यहाँ पर? इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। When the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, इट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का टाइम तो आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के टाइम के साथ साथ वो पहले ही मना कर देता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या वो अपनी अनविलिंगनेस शो करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा नहीं कर सकता। तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है, जहाँ पर पहले से ही वो बोल देता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे वो रिफ्यूज कर दे उसको या अनविलिंगनेस अपनी दिखाए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट नहीं कर सकता। ऐसा जो है वो दो तरीके से जो है वो एंटिसिपेटरी ब्रीच जो है दो तरीके से जो है वो सामने आ सकता है। या तो वो एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन, या तो वो बोल करके मना कर दे कि मैं जो हूँ कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा कर सकता, या वो रिटन में मना कर दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा कर सकता, या फिर इम्प्लाइडली जिससे कि पता चल रहा है कि उसके कंडक्ट से, कि वो जो अपना कंडक्ट दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करा जा सकता उस पार्टी के द्वारा। तो या तो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है या इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको हम जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें बताया था यहाँ पर कि कुछ लीगल कॉज ऑफ एक्शन जो है वो मिलेंगे यहाँ पर पार्टीज को। एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कुछ लीगल कॉज ऑफ एक्शन मिलेंगे। वो लीगल कॉज ऑफ एक्शन क्या मिलेंगे वो हम देख रहे हैं रेमेडीज के अंदर।
यहाँ पे रेमेडीज है हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज बता रहे हैं। रेस्किंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, खत्म करा जा सकता है। अगर आपने ब्रीच करा तो यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। बोल रहे हैं व्हेन a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescind। क्या माने कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट गया, खत्म हो गया, अगर पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रही है तो। इन सच अ केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन। ऐसे केस में क्या होगा कि पार्टी जो है वो सारी ऑब्लिगेशन से हट जाएगी, सारी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एंटाइटल टू कंपनसेशन। और उसको क्या एंटाइटल होगा, वो हकदार होगा, काय के लिए हकदार होगा, कंपनसेशन लेने के लिए, कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस, डैमेजेस का कंपनसेशन मिलेगा उसको, दैट ही माइट हैव सफर्ड, जो कि उसको सफर हुआ था वो अगर, तो उसको डैमेजेस का कंपनसेशन लेने का हकदार हो सकता है। नेक्स्ट बता रहे हैं रेमेडीज में, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट भी कर सकता है, केस भी कर सकता है उसके अगेंस्ट। व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, अगर डैमेजेस से जो था वो पूरी उसके लिए एडिक्वेट रेमेडी नहीं हुई, तो ऐसे केस में क्या होगा, द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, in the case of breach of contract the court may in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach to carry out his performance according to the terms of the contract। यानी कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रिशन पर, अपनी फैसले पर ये फैसला दे सकती है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट कहा गया था वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म करे, ऐसा भी जो है कोर्ट बोल सकती है। नेक्स्ट है सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन के अंदर क्या है, वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज negating the terms of a contract, the court may by issuing an injunction order, कोर्ट वहाँ पे बीच में कोई ऑर्डर पास कर सकती है, बीच में कोई ऑर्डर दे सकती है, टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग, यानी उनको उसको करने से उसकी पावर एक पार्टी की पावर जो है वो रिस्ट्रेन करने, पार्टी के पावर को रिस्ट्रेन करने से मतलब टू डू व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, मतलब उसकी पावर्स को रोक देना, उसकी पावर्स को खत्म कर देना। यहाँ पे बीच में इंजेक्ट कर सकती है, इंजेक्ट करने का मतलब बीच में कुछ इंक्लूड कर देना, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंक्लूड कर सकती है ऑर्डर्स। नेक्स्ट है डैमेजेस, डैमेजेस की भरपाई हो सकती है यहाँ पर, रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस, इट एंटाइटल्स the injured party to recover compensation for the loss suffered by it ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो इंजर्ड पार्टी है, जिस पार्टी को कुछ इंजरीज हुई हैं या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की वजह से कुछ उसको नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनसेशन या डैमेजेस का कंपनसेशन देने के लिए दूसरी पार्टी को कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है फ्रॉम द पार्टी हु कॉज द ब्रीच, जिसकी वजह से जो था वो ब्रीच हुए हैं, उनको कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी कि आप जो है डैमेजेस की भरपाई कराएं, आप डैमेजेस का कंपनसेशन कराएं। नेक्स्ट है क्वांटम मैरिटम, क्वांटम मैरिट सॉरी, क्वांटम मैरिट मींस एज मच एज अर्नड या एज मच एज परफॉर्म्ड, जितना परफॉर्म करा गया था उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो डैमेजेस या परफॉर्मेंस का एंटाइटलमेंट मिल जाता है। यहाँ पे कहना है एट द टाइम व्हेन वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिनिशिंग हिज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी, ही कैन क्लेम क्वांटम मेरिट। अगर कोई एक पार्टी ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ भी अटेम्प्ट करा, कुछ भी परफॉर्मेंस दी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का क्वांटम मेरिट्स का हकदार होगा। यानी जितना उसने परफॉर्मेंस दी उतना परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको उसका हर्जाना मिले, कंपनसेशन मिले,
या भरपाई हो उसको, कि जितना उसने परफॉर्मेंस दी है उतनी तो भरपाई उसको हो ही जाए। सो ही मस्ट पेड a reasonable remuneration for the part of contract he has already performed, यानी उसको क्या होगा, जितनी परफॉर्मेंस वो कर चुका है, जितनी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की वो कर चुका, तो उतनी परफॉर्मेंस की उसको रीजनेबल रेमुनरेशन यानी उसको उसका मेहनताना मिल जाएगा। दिस कुड बी द रेमुनरेशन ऑफ द सर्विस ही हैज प्रोवाइडेड, हो सकता है कि ये सर्विसेज हो जो कि उसने प्रोवाइड करी हो, या फिर हो सकता है द वैल्यू ऑफ वर्क ही हैज ऑलरेडी बीन डन, या फिर वैल्यू ऑफ वर्क भी हो सकता है जो कि उसने काम करा था, वो भी हो सकता है। तो क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है, जितनी परफॉर्मेंस करी उतना उस परफॉर्मेंस का रेमुनरेशन यानी हर जाना या उसको उसका पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये क्वांटम मेरिट्स के अंदर होता है कि जितनी परफॉर्मेंस करी उतनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो भरपाई हो जाती है। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आज के लिए है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है ये देख रहे हैं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए ट्रांजेक्शन इन विच देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज यानी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन द लॉ क्रिएट सर्टेन राइट, लेकिन लॉ बीच में आ जाता है, कोर्ट बीच में आ जाता है और उसके पास कुछ राइट्स है, कुछ ऑब्लिगेशंस है जो कि वो क्रिएट कर देता है। क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देम which are similar to those carried by a contract, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए कही गई थी। वो लॉ क्रिएट कर देता है कि आपके पास ये राइट्स हैं, आपके पास ये ऑब्लिगेशंस हैं जो कि आपको पूरा करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है, जिस एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब है यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का। बोल रहे हैं Samir and Jacob enter into a contract under which Samir agrees to deliver a basket of fruits at Jacob's residence, and Jacob promises to pay rupees 2500 after consuming all the fruits. इतना यहाँ तक देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, यह कह रहे हैं कि समीर और जैकब ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि समीर जो है वो डिलीवर करेगा फ्रूट्स की बास्केट जैकब के रेसिडेंस पर, और जैकब ने प्रॉमिस करा कि मैं सारे फ्रूट्स कंज्यूम कर लूंगा तो मैं आपको पे कर दूंगा 2500 रुपीज। हाउएवर समीर मिस्टेकनली, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समीर मिस्टेकनली डिलीवर अ बास्केट ऑफ फ्रूट एट आमिर्स रेसिडेंस। उसने गलती से क्या करा, फ्रूट की बास्केट को आमिर के रेसिडेंस पर डिलीवर कर दिया इंस्टेड ऑफ जैकब, जैकब के घर के बजाय आमिर के घर पर डिलीवर कर दिया। When Amir gets home, he thought that the fruit basket is a birthday gift and consumed them. जब आमिर घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये फ्रूट बास्केट शायद उसका बर्थडे गिफ्ट है, और उन बर्थडे गिफ्ट को वो समझ करके उनको कंज्यूम कर लेता है, खत्म कर देता है, खा लेता है। तो यहाँ देखते हैं कि ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन समीर एंड आमिर, समीर और आमिर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। समीर ने गलती से आमिर के घर पर बास्केट ड्रॉप कर दी थी, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो लॉ यहाँ पे बीच में आ जाता है, यानी कोर्ट यहाँ पे बीच में आ जाता है। द कोर्ट क्रिएट सॉरी ट्रीट दिस एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जहां पर कोर्ट ऑर्डर्स करेगा आमिर को, कोर्ट ऑर्डर और आमिर टू आइदर रिटर्न द बास्केट, या तो बास्केट रिटर्न करे फ्रूट्स की, और पे समीर, या फिर समीर को पेमेंट करे, जो उसका पेमेंट बनता है वो पेमेंट करे या उसको बास्केट को रिटर्न कर दे। तो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है वो हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ तक खत्म हो गए हैं। हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कोई। जब तक के लिए आप अपनी कोई क्वेरीज है तो वो क्वेरीज